एनसीईआरटी मस्ती के दुनिया में आप सभी का स्वागत है एंड लोकतंत्र की दुनिया में भी आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आज के युग में लोकतंत्र इतना प्रचलन क्यों है। आज जितना भी विकासशील एवं विकसित देश है, सभी चाह रहे हैं कि लोकतंत्र देश मेरा भी हो और होता भी है। तो जो देश लोकतंत्र नहीं भी है वो भी चाह रहे हैं कि लोकतंत्र बना जाए। तो क्या खासियत है लोकतंत्र में। तो इससे पहले अगर आप इतिहास की ओर जाएंगे अपने देश में, तो हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, जिसमें वो अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था चलाते थे। ठीक है, तो हम लोगों को लगता था कि नहीं, ये मेरा देश है, ये मेरा शासन होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जितना भी आंदोलन है इत्यादि, ये सब आंदोलन करके अंग्रेजों से कहीं न कहीं हम अपनी सत्ता उससे ली। आप सोचिए जरा, आपके घर में कोई अगर दूसरा शासन कर रहा है तो आपको कितना बुरा लगेगा कि मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति शासन कर रहा है। इसी तरह हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो हम लोगों का ऐसा ही आभास होता था, इस पर अत्याचार होता था, तो लगता था कि क्यों न हम अपनी सत्ता हम खुद ही चलाएंगे। तो यहाँ जब अंग्रेज सत्ता ने हमारे हाथों में दे दिया, तो वहां से होती है लोकतंत्र की उत्पत्ति हमारे देश में। तो हमारे देश में एक संविधान बनता है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति होनी चाहिए, जिसमें शासकों का चुनाव लोग खुद कर सके। ओके, तो क्या केवल लोग अपने शासक को चुनते हैं वोट देकर, तो क्या केवल यही लोकतंत्र की शर्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसके व्यायाम पढ़ने पर पता चलेगा कि लोकतंत्र के लिए क्या क्या शर्तें हैं। क्या केवल चुनाव कराना ही लोकतंत्र है? बहुत सारे देश अभी जो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतंत्र चुनाव कराते हैं, तो वो मानने लगते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। तो लोकतंत्र के लिए बहुत सारे व्यायाम है, उस पर चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, इसका इंग्लिश होता है, ये यूनानी शब्द है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है, अब जानते हैं। हाँ, एक बात और भूल गए कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सको और भी हम मेहनत कर सके आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जानेंगे सबसे पहले अर्थ जानेंगे डेमोक्रेसी का। व्हाट डेमोक्रेसी का अर्थ जानेंगे। तो आप सोच रहे हैं अगर हम अर्थ जान जाते हैं तो क्या परिभाषा जानना जरूरी है? तो हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, परिभाषा जानना जरूरी है। अब सोचिए, क्या हम अगर अर्थ जान जाते हैं तो परिभाषा जानना जरूरी है क्या? समझ तो गए? तो हाँ दोस्तों, जानना जरूरी है। अब बोलिए कैसे? अब मान लीजिए कंप्यूटर शब्द जो होती है, जब वो शुरुआत में इसकी उत्पत्ति होती है कंप्यूटर की, तो उसका अर्थ होता था गणना करना। लेकिन आज के युग में, 21वीं सदी के युग में आप देखेंगे तो कंप्यूटर शब्द में बहुत सारे शब्द शामिल हो गए। आपको खुद ही पता हो, तो केवल कंप्यूटर गणना करना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यायाम समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह अगर कोई भी शब्द कि केवल अर्थ जानने से नहीं होता है, उसको परिभाषा भी जानना जरूरी होता है, समय के साथ चेंज हो जाता है। तो ये डेमोक्रेसिया शब्द से बना है। डेमोक्रेसिया ये कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोस एंड करेसिया। डेमोक्रेसिया, डेमो का अर्थ होता है लोग, एंड क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन।
अर्थात लोगों का शासन। क्या होगा मित्र? लोगों का शासन। लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, जिसका अर्थ डेमो का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन, यानी कि लोगों का शासन, यानी कि हमारी शासन व्यवस्था है। ये लोकतंत्र किसी राजतंत्र नहीं है, किसी राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा। इसमें हम वोट देंगे, हम चुनेंगे, हम माने आप सभी, तो ये लोकतंत्र प्रणाली कहलाएगा। इसलिए यह अभी के युग में सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, सभी लोगों के लिए भी प्रिय है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आप एक नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन के बारे में, जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है। तो क्या होता है? डेमोक्रेसिया से बना है यूनानी शब्द, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन के बारे में, अब्राहम लिंकन, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये अमेरिका में कब का राष्ट्रपति था। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगी। कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने मित्रों देख रहे हैं। तो इसका अर्थ जानेंगे। क्या जानेंगे इसके बाद? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा एक भाषण में दिया था, लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। आप अगर यूपीएससी सीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो ये जो है क्लास 9 का भारतीय राजनीति 1, ये बुक सिलेबस है आपका यूपीएससी में भी, तो आपको वहां भी हेल्प मिलेगा मेंस आंसर राइटिंग करने में। दरअसल एनसीईआरटी जो बुक होता है, मेंस एग्जाम होता है, उसमें काफी हेल्प मिलता है आंसर राइटिंग करने में। तो ये बुक सभी को पढ़ना चाहिए। इसका नाम ही लोकतांत्रिक। ये पूरा बुक 5 लेसन है, इसमें पूरा बुक लोकतंत्र से ही संबंधित चर्चा होती है। तो ये बुक हम पूरा समाप्त करेंगे और क्लास 10th का भी करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? लोगों के लिए, यानी कि लोगों को केंद्र में रखा जा रहा है। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। लोगों के लिए, लोगों के और, किसकी ओर? लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी लोगों के लिए, यानी कि हम मानते हैं आप लोग हैं, ठीक है, आपके लिए, आपकी ओर, आपके द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अब यहाँ एक और परिभाषा जानते हैं, कहाँ लिखे? यहाँ जानते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है, ये दिखाई पड़ेगा कि नहीं? ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग खुद करते हैं। यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है, उसमें शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है हम खुद करते हैं। हम माने लोग, हम माने आप सभी,
तो लोकतंत्र जो है लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपकी राय है लोकतंत्र व्यवस्था में किसी भी शासक का चुनाव करना है तो आपके अनुसार अगर शासक निरंकुश पाया जाता है, निरंकुश माने जो अपने आप अपनी मर्जी से काम करता है, तानाशाही हो जाता है, तो आप उसको हटाने का अधिकार है। सरकार क्या दोस्तों? सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र व्यवस्था प्रति उत्तरदायी अपने कार्यों का उत्तर सरकार जो होती है अपने कार्यों का आपके सामने उत्तरदायी होता है, आपके सामने जवाबदेही होता है। कोई भी काम कर रहा है, कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, ये लोकतंत्र व्यवस्था में शासक बताएगा लोगों को। तो यहाँ सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे लोकतंत्र के परिभाषा के बारे में। तो लोकतंत्र सीधी अर्थ में पूछा जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जानेंगे दोस्तों प्रकार के बारे में। क्या जानेंगे हम? प्रकार यहाँ तक समझ में मिटा देते हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं तो आपसे अनुरोध है आप बुक रीडिंग जरूर करें। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको ज्यादा समझ आएगी। और जो खास करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए तो एनसीईआरटी आधार है। और एनसीईआरटी तो सबको पढ़ना चाहिए, बहुत मस्त बुक है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब जानेंगे दोस्तों क्या लोकतंत्र के प्रकार, परिभाषा समझ गए होंगे। इसका प्रकार दो है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब ये क्या होता है जी? ये क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो लोगों के द्वारा जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है उसको दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग शासक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, आमने सामने करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, डायरेक्ट तरीके से करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जो कि हमारे देश में भी। और यहाँ पे दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सब चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था के आधार पर कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं? दो, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों के द्वारा शासकों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ओके, ये जो एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, जहां जनसंख्या कम, स्विट्जरलैंड जहां जनसंख्या कम होगी वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हम शासक का चुनाव खुद देकर खुद जानेंगे कि ये, हाँ मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है तो पूरे देश में तकरीबन 10 लाख जनसंख्या है, तो शासक का चुनाव हम डायरेक्ट बीजेपी में नरेंद्र मोदी को दे या राहुल गांधी को दे, दो ही विकल्प रहेगा, डायरेक्ट चुनाव करेंगे, मतलब केंद्र लेवल भी प्रत्यक्ष में डायरेक्ट चुनेंगे। वहीं अप्रत्यक्ष में आप देखेंगे कि शासक का चुनाव हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण शासक का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से।
अब बात आती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों अपनाया गया और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों अपनाया गया। दरअसल प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कम जनसंख्या होने के कारण अपनाया जा सकता है। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि मुखिया सरपंच जो होती है, जब ग्राम सभा होता है तो लोगों का जो बहुमत होता है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट तरीके से निर्णय प्रस्तुत करते हैं। वही अगर मान लीजिए बहुत सारा आबादी है तो उसमें 130 करोड़ आबादी के लिए क्या होना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बहुत सारा रुकावटें आएंगी, बहुत सारे बाधाएं आएंगी, जिस कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रखा जाता है। जैसे कि हमारे देश भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा है भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? भारत इसका एग्जाम्पल है। कारण जनसंख्या अधिक है, जिस कारण से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। जैसे हम चुनते हैं सांसद को और सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को, फिर उसी तरह ले लेते हैं राज्य लेवल पर हम चुनते हैं विधायक को, फिर विधायक चुनता है किसको, सीएम को, मुख्यमंत्री को। ओके, आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। जिसमें शासक का चुनाव हम सीधी तौर पर करें, कोई उसमें बीच में नहीं आएगा, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिसमें हम शासक का चुनाव, कोई व्यक्ति बीच में आएगा, हम उसको वोट देंगे, फिर वो व्यक्ति दूसरे को चुनेगा, उसे क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। तो दोस्तों, लोकतंत्र के प्रकार एक अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आप समझ गए होंगे। यहाँ तक तो मैं आपसे आशा कर सकती हूँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसके क्या क्या शर्तें हैं। इसमें परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना, ये सब बातें चर्चा करेंगे। ये सब जो है दोस्तों, फिर ये इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें दो तरह की अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है लोकतंत्र में। संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, अध्यक्षीय, अध्यक्षीय शासन पद्धति। तो इसके लिए हम एक विशेष रूप से क्लास लाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये सब चर्चा करते हैं, ये बहुत डीपली लेवल है, ये बताना एक तरह से बहुत अति उत्तम होगा, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है और ये जानना भी जरूरी है। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति है, भारत, ये सब चर्चा करेंगे। संसदीय शासन पद्धति थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। संसदीय शासन पद्धति में शासकों यह जो शक्तियां होती है वो राज्य के जो होता है, राज्य के पास शक्तियां अधिक होती है, और अध्यक्षीय शासन पद्धति में प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का शासन अधिक प्रबल होता है। तो संसदीय शासन पद्धति में नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति को होती है और अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति की शक्तियां ही होती है और प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती है वो नाम मात्र की होती है। तो ये सब चर्चा करेंगे। परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना, शासक को चुनाव, शासक अगर हम चुनते हैं, अगर हमें पसंद नहीं है, हमें किसी कार्य में वो अच्छे नहीं कर रहा है, तो उसे हमें वापस बुलाने का अधिकार है। तो इसके लिए हम विशेष क्लास लाएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा कोर्स। ये उसे 9th बुक में भी नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं दोस्तों। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जानेंगे विशेषताएं क्या है लोकतंत्र की। किसी भी विशेषताएं जानने से पता चल जाता है कि लोकतंत्र, कोई भी चीज विशेषताएं जानने से पता चल जाता है कि वो आखिर क्या है। तो यहाँ जानेंगे कि विशेषताएं क्या है लोकतंत्र के लिए। क्या केवल, हम पहले चर्चा किए थे, क्या केवल चुनाव कराना लोकतंत्र है? तो नहीं, उसका विशेषताएं जानना जरूरी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो चुनाव होती है वो किसी के
बाध्यकारी में नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो एकदम आजाद होना चाहिए चुनाव प्रक्रिया। ये नहीं कि किसी प्रमुख व्यक्ति का उसमें दबदबा है, ऐसा नहीं। और निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए चुनाव कि इस सरकार की ओर, इस नेता की ओर ज्यादा झुका, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में कहते हैं ना कि सभी समान है, तो लोकतंत्र जो है वो इसकी विशेषताएं हैं, स्वतंत्र रूप होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, पहला यहाँ समझ गए। और एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का एक वोट का महत्व होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट, ये नहीं कोई विशेष व्यक्ति है उसका वोट का वैल्यू ज्यादा है और कोई विशेष व्यक्ति नहीं है उसकी वोट की वैल्यू कम है। मुझे नहीं बनाना आता है, ये क्या है, व्यक्ति का चित्र ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है, फिर बनाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अब मान लीजिए ये विशेष व्यक्ति है। विशेष व्यक्ति माने ये कोई अधिकारी है या कोई सरकारी नौकरी का अफसर है, अधिकारी है, और ये कोई आम व्यक्ति है, मजदूर है, आम व्यक्ति ऐसे ही आम व्यक्ति है, कुछ नहीं है इसके पास महत्वपूर्ण चीजें, और इसके पास विशेष व्यक्ति है, कोई अधिकारी है या कोई नेता है या कोई अभिनेता है या कोई अभिनेत्री है या कोई फिल्म का डायरेक्टर है, जो भी है। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ वोट हो रहा है, इस स्थान पर वोट हो रहा है, ओके, ये भी लाइन में खड़ा है, ये भी लाइन में खड़ा है, और ये भी एक ही वोट दे सकता है और ये भी एक ही वोट दे सकता है, और दोनों वोट की वैल्यू समान होगी। ये नहीं कि एक वोट इसका 5 वोट के बराबर हो जाएगा, इसका एक वोट ही रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की वोट की वैल्यू एक ही नियम के अनुसार एक ही वैल्यू होगा। आप देखते होंगे जब हमारे देश में इलेक्शन होता है तो उसमें अमीर की संख्या और गरीब की संख्या और जितने मजदूर हैं सभी लाइन में खड़े होते हैं, किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, सभी एक वोट देते हैं। उस दिन हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति गर्व करते हैं कि हमारे देश सभी का देश है, सभी लोगों का देश है, जिसमें कोई बड़ा नहीं है। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसको पहले जाने दे दिया जाता, सभी लाइन में कतार लगकर वोट डालते हैं। तो जब भी आपको लोकतंत्र का अनुभव करना हो तो जहाँ पे इलेक्शन होती है वहां पर जाइए, वहां पर देखिए और खुद अनुभव कीजिए, उससे पता चलेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था है और लोकतंत्र व्यवस्था कितनी अच्छी है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं, तीसरी है कानून का राज और अधिकारों का आदर। दोस्तों, लोकतंत्र सिस्टम में, लोकतंत्र प्रणाली में कानून का राज होना चाहिए, लोक का शासन होना चाहिए। एविडेंसी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, वो भी याद कीजिए। कानून का शासन होना चाहिए, कानून का राज यानी शासन राज होना चाहिए, और अधिकार जो होता है नागरिकों का अधिकार, अधिकारों का आदर होना चाहिए। आदर माने सम्मान, अधिकारों का आदर। जहां पर कानून व्यवस्था है वहां पर अधिकारों का आदर होता है ज्यादातर। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, ठीक है, विशेषताएं में। तो कानून का राज होना चाहिए लोकतांत्रिक हर प्रक्रिया में। जहां भी लोकतंत्र देखे तो ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं रहेगा, वहां का कानून नहीं रहेगा तो वो लोकतंत्र कभी नहीं कहा जाएगा। वहां पे शर्त होना चाहिए उसके लिए, कानून का राज होना चाहिए,
नागरिकों के अधिकारों का आदर होना चाहिए। मान लीजिए नागरिकों का अधिकार है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, तो इसके जो अधिकार हैं वहां का आदर होना चाहिए, ये नहीं कि उसके लोगों के अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं बहुत दिन से क्लास नहीं लेकर आ रही थी, इसका कारण था लिखने वाला क्लास। मुझे एक बंदर ने काट लिया था, जिससे हाथ में रेबीज हो गया था, हाथ फूल गया था, ऐसे लेकर क्लास नहीं आ रही थी। आप लोग भी कुत्ते बंदर से बच के रहिएगा, क्योंकि सुई लगवाना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। तो आप लोगों को नहीं होगा, मैं चाहती भी नहीं हो, क्यों तकलीफ हो किसी को। यहाँ तक समझ गए होंगे विशेषताएं। अब लोकतंत्र क्यों क्यों जरूरी है, तो इसके पक्ष में तर्क देखेंगे, विपक्ष में तर्क देखेंगे, फिर देखेंगे वृहद अर्थ क्या है लोकतंत्र का। ओके, तो दोस्तों लोकतंत्र के क्यों जरूरी है, तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखेंगे, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। तो अभी तक यहाँ तक हम लोकतंत्र के इतनी कहा सुनी, इतनी बातें कर ली, तो इससे पता क्या लोकतंत्र में खामियां नहीं है, क्या लोकतंत्र में गलतियां नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। कोई भी चीज मानने से पहले उसमें भी जांच पर कुछ कमियां होती है। हर सिस्टम के पीछे या हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कमियां होती है, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो कितना ही विशेष क्यों ना हो, उसमें भी कमियां होती है। इसी तरह लोकतंत्र जो हम इतना बढ़ा चढ़ा कर जो बातें बोलते हैं लोकतंत्र के बारे में, इसमें भी कमियां हैं। तो आने वाले समय में लोकतंत्र से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन हम आज के युग में अभी तक लोकतंत्र से अच्छा कोई नहीं लग रहा है, इसलिए लोकतंत्र अपनाए हैं। जिस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी में बिग बैंग थ्योरी जो होता है, महाविस्फोट सिद्धांत, वो ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है। हालांकि वो सिद्धांत कभी नष्ट भी हो सकता, कभी खत्म भी हो सकता है, लेकिन आज के युग में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं आया जो उस सिद्धांत को खारिज कर सके, उससे कोई हट के भी प्रूव कर सके कि दुनिया का निर्माण ऐसे हुआ। इसी तरह लोकतंत्र व्यवस्था हमारे देश में, हमारे विश्व में, हमारे दुनिया में अभी प्रचलन ज्यादा है। इससे भी बेहतर हो सकता है, इसमें संशोधन भी हो सकता है समय समय के अनुसार। तो लोकतंत्र के बारे में कमियां जानेंगे, क्या जानेंगे, पहले खिलाफ में तर्क जानेंगे, उसके बाद पक्ष पे तर्क जानेंगे। इसमें है क्या दोस्तों, लोकतंत्र ऐसा लगता है कि क्या जल्दी जल्दी से चुनाव कराना पड़ता है, इतना पैसा खर्चा होता है, लोग चुनाव पर ही ध्यान रहता है कब चुनाव होएगा, इतना पैसा खर्चा हो जाता है। आप कोर्ट जाते हैं, आप न्याय मांगने जाते हैं तो बहुत सारा देरी हो जाता है। ये सब चुनौतियां, लोकतंत्र हमारे देश में संविधान लागू होने के इतना वर्ष बाद भी अभी भी हमारे देश में गरीबी की चुनौती है, तो ये सब लोकतंत्र की असफलता की निशानी है। ठीक है, तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं, जिससे लगता है कि अस्थिरता पैदा होती है। क्या होती है, अस्थिरता पैदा होती है, नेता बदलते रहते हैं, सिस्टम डगमग डगमग, सबको लगता है शासन ही करो, शासन ही करो, तो अस्थिरता पैदा होता है। सिर्फ राजनीतिक लड़ाई होता है लगता है लोकतंत्र में देखने से। सत्ता का ये खेल है, किसका खेल है, सत्ता का खेल है। नैतिकता की कोई जगह नहीं है, न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, न्याय प्रणाली में देरी जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली है, प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली, ये सब इसके विपक्ष में तर्क है। ठीक है, और
तो चुनाव प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है, न्याय करने में बहुत देरी होता है, बहस होता है, उसके बाद न्याय मिलता है, तब तक पीड़ितों की तो दशा जान जा चुकी होती है। आप खुद ही देखते होंगे कि हमारे देश में व्यक्ति को न्याय मिलने में कितना समय ले लेता है। और ये जो लोकतंत्र सिस्टम है, सबसे बड़ी बात है, हमने तो लोकतंत्र व्यवस्था दे दी है, लेकिन लोगों को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कि हम अच्छा शासक चुन सके, जिसके कारण वो गलत निर्णय लेते हैं। लोग क्या करते हैं? गलत निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय करने की क्षमता विकसित नहीं होती है, जिस कारण वो गलत निर्णय लेती है। ये सब लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क है। दोस्तों, अब जानेंगे लोकतंत्र के पक्ष में। समझ गए होंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, अब जानेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। तो हालांकि इसमें कमियां होने के बावजूद भी यह व्यवस्था, यह प्रणाली सबसे बेहतर है। और कोई भी चीज हो उसमें कमियां तो होती है, लेकिन उसमें विशेषताएं भी देखी जाती है, उसमें क्या उसके पक्ष में तर्क है। तो लोकतंत्र जो सिस्टम है यह दूसरे व्यवस्था से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। जो भी कार्य शासक करते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र, नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को इतनी सुंदर अधिकार देता है, तो लोकतंत्र से बेहतर क्या हो सकता है। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। लोकतंत्र में मतभेदों माने दूसरे से जो खिलाफ होते हैं, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में मतभेद और टकराव का जो तरीका होता है वो भी संभालने का उपलब्ध कराता है। ये नागरिकों को, लोकतंत्र प्रणाली नागरिकों के समानता के सिद्धांत पर आधारित है। नागरिकों के लिए लोकतंत्र प्रणाली क्या है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये अपने गलती ठीक करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। किस व्यवस्था में? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो सोचिए दोस्तों, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं रहते हम, तो क्या हमारी जो इतनी ये जो शक्तियां दी है लोगों के लिए, तो क्या ये व्यवस्था उसमें मौजूद होता? जो राजतंत्र होता है तो क्या उसमें ये सब व्यवस्थाएं होती? तो इसका जवाब आपको यहाँ पढ़ने से ही पता चल जाएगा। तो हम जो गलतियां करते हैं, मान लीजिए शासक चुनते हैं, वो शासक विफल हो जाता है, वो शासक हमें पसंद नहीं आता, हमारे लिए अच्छे कार्य नहीं करते हैं, तो अगली बार हम अच्छे से चुनाव करेंगे, फिर से हम अपनी गलती सुधार करेंगे और दूसरे शासक को बनाएंगे। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है, जो पढ़कर काफी दिल को शांति मिलता है लोकतंत्र के बारे में जानकर। अब जानेंगे लोकतंत्र का वृहद अर्थ क्या है, इसका बहुत सुंदर अर्थ क्या है, बड़े बड़े आदर्श बातें क्या है लोकतंत्र के लिए। तो दोस्तों, लोकतंत्र के वृहद अर्थ में ये सब भी शर्तें लागू होना चाहिए। हर नागरिक को सूचना की समान उपलब्ध होना चाहिए, सूचना का अधिकार हर नागरिक तक पहुंच होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा होना चाहिए, जरूरतमंद उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उसके बुनियादी संसाधन होने चाहिए, तभी हम लोकतंत्र कहेंगे। पक्की निष्ठा होना चाहिए, जो बहुत शक्तिशाली न है उसका भी उस फैसले में बहुत, जितना महत्व किसी शक्तिशाली का हो उतना ही होना चाहिए। यानी कि जो शक्तिशाली नहीं है उसको भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि शक्तिशाली का है। तो ये बात किन पर लागू होती है? 3 चीजों पर लागू होती है, सरकार पर, परिवार पर, संगठन पर, ये बातें, ठीक है। तो और लोकतंत्र का वृहद अर्थ में एक बात है, वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा, वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब हमारे देश में किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक लोकतंत्र
अभी वास्तविक लोकतंत्र है हमारे देश में, है क्या? वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, वृहद अर्थ लोकतंत्र का मतलब हुआ कि हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगा, तभी हम लोकतंत्र सफलता की एक तरह से इंगित करेंगे कि ये सफल लोकतंत्र है। तो ये हमारे देश में गरीबों की संख्या अधिक है अभी और भूखे पेट सो रहे हैं, तो इसका मतलब वास्तविक अर्थ में हमारे देश में लोकतंत्र तो शासन व्यवस्था में मौजूद है, लेकिन हमारे सोच में विचार में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। इसको लाना आप लोगों का, हम लोगों का कर्तव्य है। ओके, तो यहाँ तक तो दोस्तों, लोकतंत्र का वृहद अर्थ क्या होना चाहिए? तो लोकतंत्र का वृहद अर्थ माने आदर्श स्थिति, इसका बहुत बड़ा रूप लोकतंत्र का क्या होना चाहिए? तो इसमें फंडामेंटल राइट का सम्मान होना चाहिए, सोशल राइट यानी सामाजिक अधिकार होना चाहिए, इक्वलिटी यानी कि समानता होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए समानता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का सम्मान होना चाहिए दोस्तों। तो न्याय की उपलब्धता होना चाहिए, हर नागरिक के लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ये लोकतंत्र हमारा देश है। मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये नहीं कि मीडिया किसी के पक्ष में हो या नहीं, मीडिया की पूर्ण तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। आप लोग जानते हैं मीडिया हमारे देश की आधार स्तंभ है एक तरह से लोकतंत्र का। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। आप लोगों को क्लास 8 5 लेसन में हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को अध्याय नंबर 5 है न्यायपालिका, देखना जरूरी है, तब वहां पे समझ आ जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका का हमने विस्तार से वर्णन किए हैं। संसद प्रभावी होना चाहिए दोस्तों, प्रशासन व्यवस्था निष्पक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासन व्यवस्था किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, प्रशासन में धांधली नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ओके, सभी को मताधिकार होना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी को मताधिकार। स्वतंत्र दल होना चाहिए, सूचना का समान उपलब्ध होना चाहिए, हर नागरिक के पास सूचना की समान उपलब्धता होनी चाहिए। ये सब लोकतंत्र का वृहद अर्थ है, आदर्श रूप है, बड़ा रूप है लोकतंत्र। बुनियादी शिक्षा होना चाहिए, बुनियादी संसाधन होने चाहिए और पक्की निष्ठा होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का वृहद रूप है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना, और फिर हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।